नमस्कार, मैं तरुण कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपका विद्यालय के YouTube चैनल पर। आप लोग कक्षा 11 में अभी आए हैं और कुछ विद्यार्थी ये भी सोचते हैं कि हमें साइंस लेनी है। अब साइंस में भी अपन दो सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक मैथ ले सकते हैं और बायो ले सकते हैं। तो मैं आपको मैथ के बारे में जानकारी देता हूं और फिर अपन कक्षा 11 की मैथ में शुरू करते हैं एक छोटा सा टॉपिक। तो सबसे पहले आप लोग आराम से सोचकर निर्णय कीजिएगा कि हमें मैथ्स ही लेनी है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि कुछ बच्चे एक दूसरे को देखकर सब्जेक्ट ले लेते हैं और फिर आगे जाकर परेशान होते रहते हैं। तो एक दूसरे को देखकर नहीं लेना है, खुद की रुचि से सोच समझकर सब्जेक्ट का चूज करना है कि मैं मैथ्स ले रहा हूँ। मैथ्स यदि आप ले रहे हो तो आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी, पर इसका फ़ायदा आपको कॉलेज में जाके होगा कि आपकी एक पढ़ने की हैबिट होगी, एक कैपेसिटी होगी, आपकी सिटिंग पावर होगी, जिससे कि आप लगातार पढ़ सकते हैं। इसलिए मैथ्स का ये फ़ायदा है। अब मैं किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं करता, क्रिटिसाइज़ नहीं करता किसी सब्जेक्ट को, लेकिन क्या होता है कि आर्ट्स जब स्टूडेंट ले लेता है तो उसके मन में ये आ जाती है कि मैंने आर्ट्स ले ली है, अब मेरे को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आर्ट्स में भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, आर्ट्स लेकर ये सोच लेते हैं कि अब ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सीधी बुक है, बुक में से पढ़ा और लिखा। लेकिन मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितनी बार आप इसको सॉल्व करोगे उतना ही आप इसमें अच्छा होते जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके 10th में कितने नंबर आए। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरे को मैथ्स लेनी है और अच्छे नंबर लेके आने और मैं कंटिन्यू पढ़ाई करूंगा, यदि आप दृढ़ हो अपने इस निश्चय पर, तो आप लोग ज़रूर मैथ्स लीजिए और मैथ्स लेकर कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए ताकि आपको भविष्य में इसका फ़ायदा मिले। अब आप मैथ्स लेते हैं तो मैथ्स लेने के बाद आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं? एयरफोर्स नेवी है सबसे पहला ऑप्शन। जो ग्रामीण अंचल के स्टूडेंट होते हैं उनकी यही सबसे पहले यही प्रायोरिटी रहती है कि भाई मेरे को एयरफोर्स नेवी में जाना है, तो वो इसकी अच्छी तैयारी करते हैं। तो 11th-12th मजबूत कीजिए। इसके अलावा 12th के बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। IIT कॉलेज है, NIT कॉलेज है, और भी कॉलेजेज हैं, और BSc करके अदर फील्ड में भी जा सकते हैं। RAS IAS किसी के भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद में SSC का दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अब RAS IAS का जब एग्ज़ाम देते हैं तो क्या होता है कि जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं या और किसी भी फील्ड का एग्ज़ाम देते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो साइंस के स्टूडेंट कुछ आगे होते हैं क्योंकि उनकी पढ़ने की, समझने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए आप दृढ़ निश्चय कीजिए पहले तो कि मैथ्स लेनी है और कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों इक्वल सब्जेक्ट हैं। अब अपन देखते हैं कक्षा 11 में प्रश्नावली 1। और प्रश्नावली जो 1 है वो है समुच्चय। समुच्चय जो प्रश्नावली है अपनी, बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है और बहुत ही आसान सा इसमें काम करना है अपने को। समुच्चय होता क्या है? मान लीजिए आप 5 मित्र हैं, ए, 5 मित्र, या ये 5 अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला के, शुरू के 5 लेटर्स हैं। इनको अपन ने एक क्रम में लिख दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया, ये समुच्चय बना। इसको अपन दूसरे तरीके से परिभाषित यदि करना चाहें तो समुच्चय की जो परिभाषा होती है वो होती है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, समुच्चय होता है। अब क्या है, यहां पर वस्तुओं के स्थान पर अपन अवयव भी काम में ले सकते हैं कि कोई भी अवयव है, वस्तु है, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का एक सुपरिभाषित जो संग्रह होता है वो अपना समुच्चय होता है। तो सबसे पहली बात, समुच्चय, वस्तुओं का सुपरिभाषित जो संग्रह होता है वो अपना होता है समुच्चय। अब क्या है, समुच्चय के अंदर यदि अपन बात करना चाहें समुच्चय में, कि समुच्चय को कुछ उदाहरण से अपन समझते हैं। जैसे कि यह कह दिया जाए
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या हो गए? ए, ई, आई, ओ, यू। यदि यह कह दिया जाए 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं, 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं। अब 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं की यदि अपन बात करें तो 10 से छोटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब जो समुच्चय होता है, समुच्चय का जो निरूपण होता है उसे अपन मंझले कोष्ठक में निरूपित करते हैं। इस कोष्ठक में अपन समुच्चय को निरूपित करते हैं। आपको जानकारी ही होगी कि 3 प्रकार के कोष्ठक अपन काम में लेते हैं, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो जो समुच्चय होता है, समुच्चय को अपन मंझले कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं। जो समुच्चय के अवयव हैं उन्हें जब अलग अलग करना हो, मान लीजिए यदि मैं ऐसा लिख दूं किसी समुच्चय में 1, 2, 3, 4, 5 ये लिख दिया, और अब मैं कहूं कि 1 से 5 तक प्राकृत संख्या है, तो ये तो 1 से 5 तक प्राकृत संख्या ही नहीं है, ये तो होगी 12,345। यदि अपने को करना हो कि इसे मंझले कोष्ठक में लिखा 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याएं हैं, तो ये इसके अवयव हो गए, और इन अवयवों को कोमा द्वारा अलग अलग कर दिया जाता है। अब ये बन गया 1, 2, 3, 4 और 5, ये सारे के सारे मंझले कोष्ठक में आ गए और 5 इसमें अवयव है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है इनको यदि समुच्चय के रूप में लिखा जाएगा तो मंझले कोष्ठक में इस प्रकार बंद करके और प्रत्येक अवयव को कोमा द्वारा अलग अलग कर दिया जाएगा। इसी प्रकार 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं की यदि बात करें, 1 से 9 तक की संख्याएं आ गई। 10 से छोटी है, अगर कहा जाता 10 के बराबर या उससे छोटी तो अपन 10 को भी शामिल कर लेते। इसके बाद यदि आपको कहा जाए कि समुच्चय के अंदर ही उदाहरण लेते हैं अपन त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार। अब अपन सारे त्रिभुजों के प्रकार को गिन सकते हैं कि कौन से त्रिभुज है, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर, सब प्रकार के अपन त्रिभुज लिख सकते हैं, तो वो भी एक समुच्चय बन गया। यदि कहा जाए कि कक्षा 11 के विद्यार्थी, कक्षा 11 के विद्यार्थी, इन्हें भी अपन काउंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार किन्हीं भी वस्तुओं का सुपरिभाषित जो संग्रह होता है वो अपना एक होता है समुच्चय। अब समुच्चय के बाद अपन आगे बात करते हैं संख्याओं की। तो जब अपन संख्याओं की बात करते हैं, ये तो था आपका समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। अब वो वस्तुएं कुछ भी हो सकती है, किन्हीं का नाम हो सकता है, किन्हीं देशों का नाम हो सकता है, देश की राजधानी हो सकती है, इस प्रकार। अब अपन संख्या के बारे में बात करते हैं। तो संख्या के अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या होती है उसे अपन n द्वारा निरूपित करते हैं। प्राकृत संख्या जो भी होगी उसे n द्वारा निरूपित किया जाएगा। अब प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1, 2, 3 और ये चलती है अनंत तक। ये अपनी हो गई प्राकृत संख्या। इसके बाद अपन देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्ण अंक होना चाहिए, दशमलव वाली संख्याएं नहीं होनी चाहिए। इनसे पहले ये भी होती है अपने पास पूर्ण या पूर्णांक संख्या। ये पूर्ण संख्याएं कब होगी? जब 0, 1, 2, 3 इसको शामिल कर लिया जाता है, तो ये होगी अपने पास पूर्ण संख्या। इसके बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को अपन z से निरूपित करते हैं। पूर्णांक संख्या आई, इसे अपन होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और पूर्णांक संख्या z से प्रदर्शित करते हैं।
इसके बाद पूर्णांक के बाद आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं आपने पढ़ रखी होगी कक्षा 9 में। परिमेय संख्या है, इन्हें अपन Q से निरूपित करते हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ये होती है अपनी वास्तविक संख्याएं। इसके बाद वास्तविक संख्याओं के बाद अपन देखते हैं Z+ यानी धनात्मक पूर्णांक। यदि इस प्रकार लिखा हुआ आए Z+ तो धनात्मक पूर्णांक है, Z- ऋणात्मक पूर्णांक है, और R+ वास्तविक धनात्मक संख्याएं, R- ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। इस प्रकार ये संख्याएं हैं। इनका आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी है। प्राकृत संख्याएं N से निरूपित की जाती है, पूर्ण संख्याएं W से निरूपित की जाती है, पूर्णांक संख्या Z से निरूपित की जाएगी, परिमेय संख्या Q से निरूपित की जाएगी और वास्तविक संख्या R से निरूपित की जाएगी। ये जो संख्याओं के बारे में जानकारी है आप पहले भी कक्षाओं में ले चुके हैं, 7, 8, 9 कक्षाओं में। अब अपन समुच्चय के बारे में आगे देखते हैं कि समुच्चय को प्रदर्शित करने के मुख्यतया 2 तरीके होते हैं। समुच्चय का निरूपण। समुच्चय को जब अपन प्रदर्शित करते हैं तो 2 तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तो है इसका रोस्टर रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण रूप। अब देखिए, कोई भी समुच्चय होगा उसे अपन मंझले कोष्ठक में बंद करेंगे। अगर समुच्चय प्रदर्शित करना है तो यह कोष्ठक तो अपने को लगाना ही होगा। अब रोस्टर रूप क्या है और समुच्चय निर्माण रूप क्या है, इनको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रोस्टर रूप की। यदि आपको कहा जाए कि 10 से छोटी सम संख्याएं लिखिए, तो 10 से छोटी सम संख्याएं क्या होगी? 2, 4, 6, 8। ये 10 से छोटी सम संख्याएं होगी। यदि अपने को कहा जाए कि रोस्टर रूप में 3 से बड़ी तथा 15 से छोटी अभाज्य संख्याएं, 3 से बड़ी तथा 15 से छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 नहीं होगी, 5, 7, 11 के बाद 13। ये जो समूह है बना, ये बन गया 3 से छोटी अभाज्य संख्याओं का। तो ये थे अपने रोस्टर रूप जिसमें अवयवों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद रोस्टर रूप के बाद अपन देखते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप होता है समुच्चय निर्माण। अब समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा? समुच्चय निर्माण रूप होगा कि उस अवयव, जो भी अवयव है उनको एक तरीके से परिभाषित कर दिया जाए कि अक्स, यहां लगाएंगे अपन कोलन, यह प्रदर्शित करता है। अब अक्स क्या है इसके बारे में लिखेंगे। अक्स एक प्राकृत संख्या है। अक्स एक प्राकृत संख्या है। अब ये प्राकृत संख्या कौन सी है? अक्स है 2 से बड़ी और 9 से छोटी। तो ये जो रूप आया है इसे अपन कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप। अब यदि इसी को यदि अपन रोस्टर में प्रदर्शित करते, रोस्टर रूप में प्रदर्शित करते, तो प्राकृत संख्या लिखनी है। और प्राकृत संख्या कौन सी लिखनी है? 2 से 9 के मध्य। तो ये बनेगी 3, 4, 5,
6, 7 और 8। तो ये तो है इसका रोस्टर रूप और ये है इसका एक समुच्चय निर्माण रूप। तो ये दोनों रूप है जिनमें आपको अंतर पता होना चाहिए। रोस्टर रूप में अवयव लिखे जाते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में उन अवयव को परिभाषित करके लिखा जाता है। तो ये था समुच्चय। सबसे पहले अपन ने देखा कि समुच्चय क्या है। तो समुच्चय है अपना संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का, अवयवों का, किसी का भी एक सुपरिभाषित संग्रह के रूप में यदि अपन उसे प्रदर्शित करते हैं तो वो अपना होगा समुच्चय। अब समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए दो रूप अपन काम में लेते हैं, एक तो रोस्टर रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप क्या होता है? रोस्टर रूप होता है कि अवयवों को प्रदर्शित किया जाता है। और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप होता है कि अवयवों को एक परिभाषा के रूप में लिखा जाता है। ये दो रूप थे। अब समुच्चयों के प्रकार भी होते हैं कि किस किस प्रकार के समुच्चय होंगे। तो एक समुच्चय का प्रकार है रिक्त समुच्चय। अब जो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त से आप क्या समझते हैं? रिक्त है यानी खाली है। तो रिक्त जो समुच्चय होता है उसे अपन इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, समुच्चय और इसमें कोई भी अवयव नहीं है, या अपन इसे फाई के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखता हूं। पहला है ए समुच्चय है x। x कक्षा 11 का विद्यार्थी है। और एक अपन समुच्चय लेते हैं b, और b को अपन लिख देते हैं x कक्षा 10 व 11, 10 और 11 का विद्यार्थी है। ये अपन ने दो समुच्चय बनाई है। अब बताइए कि इन दोनों में से कौन सा समुच्चय रिक्त है? x कक्षा 11 का विद्यार्थी है, यानी कक्षा 11 में जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें अपन लिस्ट बना सकते हैं और उनके सभी के अपन नाम लिख सकते हैं। तो ये अपना एक बना x और कक्षा 11 का विद्यार्थी, यानी ये तो अपना रिक्त समुच्चय नहीं है। अपन जब इसकी बात करें, x कक्षा 10 और 11 का विद्यार्थी है, तो आप सोचिए क्या कोई विद्यार्थी ऐसा हो सकता है जो कक्षा 10 में भी हो और वही विद्यार्थी कक्षा 11 में हो? ऐसा संभव नहीं है। और जब ये संभव नहीं है तो ये अपना रिक्त समुच्चय हो गया और इसे अपन फाई द्वारा या इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 1। अब आप लोगों ने यदि ये तय कर लिया है कि आपको मैथ्स लेनी है, और आसान है मैथ्स, ऐसा नहीं है कि मैथ्स बहुत हार्ड होगी या मैथ्स का डर लगता है। डर लगेगा तो आप उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका डर दूर होगा। इसलिए आप मैथ्स की बुक लाइए और प्रश्नावली जो 1.1 है उसमें इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन हैं। एक समुच्चय दे दिया और पूछा है कि क्या ये इससे बिलोंग करता है या नहीं करता है। जैसे कि कोई किसी से बिलोंग करता है, इस प्रकार जो साइन बनता है ये बिलोंग का साइन है। मान लीजिए मैंने एक समुच्चय लिखा A, 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पर लिखूँ 2 खाली जगह A, तो क्या ये 2 A से बिलोंग करता है? करता है। यदि मैं यहां लिख दूं 5 खाली जगह A, तो 5 इससे बिलोंग नहीं करता। समुच्चय को बड़े अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा, कैपिटल लेटर्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि कोई भी समुच्चय होगा उसे अपन कैपिटल लेटर में ही प्रदर्शित करेंगे। समुच्चय के जो अवयव होंगे उन्हें अपन स्मॉल लेटर्स में प्रदर्शित करेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अपने को अक्षर लेने हो तो AB द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपकी प्रश्नावली 1.1 में है, उन्हें आप लोग हल कीजिएगा और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।